सबसे पहले वाक्य क्या होता है? तो वाक्य एक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। कुछ भी शब्दों के समूह को हम वाक्य नहीं कह सकते, वाक्य के लिए शब्दों का एक अर्थ होना आवश्यक है। आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं लोटा, पानी, गिलास, कुछ इसका मतलब नहीं निकला, लेकिन हम ये बोलें कि पानी में थोड़ा-सा लोटा या लोटे में थोड़ा-सा पानी है, तो इसका थोड़ा-सा अर्थ निकल रहा है। तो जिसका अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। अगर हम वाक्य के भागों पे जाएँ तो वाक्य के 2 भाग होते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये भाग भाग सेम ही रहते हैं। सबसे पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वह भाग होता है जिसके अंदर कर्ता और उससे जुड़ी जानकारियाँ होती हैं। इसमें पहले ही तो कर्ता होगा और कर्ता के साथ कर्ता का जो विशेषण है वो भी इसके अंतर्गत आता है। तो कर्ता, कर्ता से जुड़ा हुआ विशेषण आपके उद्देश्य में कवर हो जाता है, उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगर हम विधेय की बात करें तो कर्ता और कर्ता के विशेषण को छोड़ के बाकी जितनी भी जानकारियाँ हमें किसी वाक्य से मिलती हैं, वो सारी की सारी विधेय के अंतर्गत आती हैं। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, जैसे कि क्रिया क्या है, क्रिया का विशेषण क्या है, कर्म क्या है, कर्म का विशेषण क्या है और पूरक या पूरक का विशेषण क्या है। तो ये सारी जो जानकारियाँ होती हैं, ये हमारे विधेय भाग के अंतर्गत आती हैं और कर्ता और कर्ता से जुड़ी जानकारियाँ सारी की सारी हमारे उद्देश्य भाग के अंतर्गत आती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं जो कि हमारे उद्देश्य और विधेय को स्पष्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया जा रहा है गाय घास खाती है। तो आप देख सकते हो कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है? गाय के द्वारा किया जा रहा है। तो गाय इसमें क्या हो गई? उद्देश्य हो गई और बाकी बार जो भी जानकारी हमें वाक्य से मिली वो सारा का सारा विधेय में जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि सफ़ेद गाय हरी घास खाती है, तो जो सफ़ेद है वो कहीं न कहीं गाय से रिलेटेड है। तो अगर जो भी शब्द हमारा कर्ता से संबंधित है, कर्ता की जानकारी स्पष्ट करता है, वो हमेशा उद्देश्य में जाएगा। यहाँ पर सफ़ेद गाय पूरा-पूरा उद्देश्य बनेगा और हरी घास खाती है, ये सारा का सारा विधेय में जाएगा। आगे अगर देखें तो और भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि सफ़ेद क्या है? कर्ता का विशेषण है, गाय एक कर्ता है, हरी विशेषण है कर्म का और घास एक कर्म है, खाती है क्रिया है, ठीक है? इसके बाद आते हैं हम वाक्य के भेद पे। अगर हम वाक्य के भेदों पर जाएँगे, वाक्य कितने प्रकार का होगा? तो वाक्य यहाँ पर 2 भागों में अपन बाँट सकते हैं वाक्य को। एक प्रकार से अपन रचना के आधार पे बाँटेंगे, दूसरे में हम अर्थ के आधार पे बाँटेंगे। रचना होता है कि वो वाक्य बना कैसे है? जैसे कि एक साधारण विधि से वह वाक्य बना है, 2 वाक्यों को 2 उपवाक्यों को जोड़कर वो वाक्य बना है, संयुक्त वाक्य विधि से वाक्य बना है, या इनको हम कहा जाएगा रचना के आधार पे वाक्य। अगर हम अर्थ के आधार पे वाक्य कहेंगे तो इसपे हम देखेंगे कि उस वाक्य का अर्थ कैसे निकल रहा है। जैसे कि वो विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संदेहवाचक है या संकेतवाचक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रचना के आधार पे कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य आता है, मिश्र वाक्य आता है, फिर संयुक्त वाक्य आता है। मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य कोई भी वाक्य अपन बाद में पढ़ सकते हैं। तो पहले अपन देखते हैं सरल वाक्य क्या होता है। सरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो रचना होती है वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय से हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे बिजली चमकती है, बिजली यहाँ पर क्या हो गया? उद्देश्य हो गया और चमकती है उसका विधेय हो गया। पानी बरस रहा है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो सरल वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय का अगर रचना हो रही है तो वह हमारा सरल वाक्य होगा। अगर एक उद्देश्य से ज़्यादा उद्देश्य हो रहे हैं तो वो कहीं न कहीं हमारा मिश्रित वाक्य में जाएगा। अब मिश्रित वाक्य में क्या होता है? मिश्रित वाक्य में हम उपवाक्य का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो पहले उपवाक्य समझ लेते हैं, उपवाक्य क्या होता है, ठीक है? तो उपवाक्य क्या होता है कि वाक्य में हमें पूरी जानकारी मिलती है, उपवाक्य में हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती। जैसे कि मैंने उसे मारा कि वह चला गया। अब मैंने उसे मारा कि के पहले जो वाक्य है वो पूरी जानकारी नहीं दे रहा है कि वाक्य कहना क्या चाह रहा है। और भी इसमें हो सकते हैं उपवाक्य, जैसे कि आज इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई। तो आज इतना पानी बरसा, यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही कि आगे क्या होने वाला है। आज इतना पानी बरसा। अब जब मैंने की लगा के आगे बात वो कही, जानकारी दी कि बाढ़ आ गई, तब आपको पूरा ज्ञात हुआ कि बात किसके बारे में हो रही है, यानी वाक्य किसके बारे में है। तो इसमें कुछ शब्द आते हैं, इन शब्दों को अगर हम जान लें तो हमें आसानी होगी कि हम अपने वाक्य पे पहचान लें कौन सा मिश्र वाक्य है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। ये सारे जो सूचक शब्द है या संयोजक शब्द हैं, इन संयोजकों से हम 2 उपवाक्यों को मिलाते हैं और उनसे एक वाक्य का निर्माण करते हैं, जिसे मिश्र वाक्य कहा जाता है।
जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, तो यहाँ पर मैं जानता हूं ये पूरा वाक्य नहीं हुआ, लेकिन कि तुम्हारे अक्षर नहीं अच्छे बनते, इससे हमें पूरा एक समझ में आ रही जानकारी कि क्या किस बारे में वाक्य होना चाहिए। जो लड़का कमरे में बैठा हुआ है मेरा भाई है, तो जो लड़का कमरे में बैठा है यहाँ तक जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं पूरा बोलूंगा जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इसमें भी आप समझ सकते हो कि कैसे इसमें पूरी जानकारी मिलती है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य उपवाक्यों को मिला के नहीं बनता, ये पूर्ण वाक्यों को मिला के बनता है। यानी इसमें दो इंडिविजुअल अपने आप में एकल वाक्य होंगे, उन वाक्यों को मिलाकर अगर हम दो वाक्य बनाते हैं तो उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जबकि मिश्र वाक्य में हम उपवाक्यों को मिलाएंगे। इसमें अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, यदि, किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्द मिलाते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो आप देख सकते हो कि इसमें पूरा एक जानकारी, वह सुबह गया। अभी यहाँ पर मैंने ये नहीं, इसमें ये नहीं कह सकते कि हमें जानकारी नहीं मिली, जानकारी पूरी मिल चुकी है क्योंकि वह सुबह गया है। और शाम को लौट आया, ये भी पूरी जानकारी है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तो प्रिय बोलना भी एक वाक्य है और असत्य नहीं बोलना भी एक वाक्य है, और दोनों को मिला दिया तो एक संयुक्त वाक्य का निर्माण हो गया। संयुक्त वाक्य पूर्ण वाक्यों से मिलकर बनता है। उसने बहुत परिश्रम किया, सफलता नहीं मिली, तो उसने बहुत परिश्रम किया परंतु, सॉरी यहाँ पे किंतु 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 उसे सफलता नहीं मिली, ये पूरा होगा। अगर हम अर्थ के आधार पर देखें तो इसमें 8 प्रकार के वाक्य मिलते हैं। सबसे पहले होता है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। विधानवाचक में क्या होता है? इसमें हम स्वीकारात्मक वाक्य के अंतर्गत इसे रखेंगे। इसमें स्वीकार किया जाता है और वो भी हाँ में। इसमें नकारात्मक नहीं होगा, यहाँ पर अपन सकारात्मक बात कहेंगे। जैसे कि मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है। सरल वाक्य होंगे लेकिन स्वीकारात्मक वाक्य होंगे। ठीक है। अगर हम करें निषेधात्मक तो इसमें भी सरल वाक्य होंगे पर ये नकारात्मक में आएंगे, मतलब मना करने की इसमें फीलिंग आएगी। जैसे कि आज वर्षा नहीं हो रही है, मैं घर जाऊंगा, ये गलत लिखा है, मैं घर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर ये होना चाहिए, तो ये गलत लिख गया। और अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य में करें तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए। प्रश्न कैसे पूछेंगे? राम ने रावण को क्यों मारा? तुम कहाँ? कोई भी प्रश्न हो सकता है, बस प्रश्न का भाव अगर आ रहा है तो वह कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। विस्मयादिबोधक, आप पहले पहली बात तो इसको चिन्ह से स्पष्ट हो जाता है। ये जो चिन्ह है ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, आप देख सकते हो ये जो चिन्ह है ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। इसके अतिरिक्त अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पर आश्चर्य, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव आ जाए। ऐसा भाव जो कि एकाएक आ जाए आपके। आपने किसी को देखा, आप चौंक गए। आपने किसी को देखा, रुदन आ गया, हंसा, हास्य आ गया, कुछ भी हो सकता है। मतलब विस्मय विस्मय होने का जो भाव आ जाता है उसको हम विस्मयादिबोधक वो वाक्य कहते हैं। आज्ञा में क्या होता है? हम किसी पे, देखो आज्ञा में केवल आज्ञा नहीं लेंगे, हम किसी से अगर प्रार्थना करते हैं वो भी आज्ञा में आते हैं, उपदेश देते हैं वो भी आज्ञा में आते हैं। जैसे हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, एक उपदेश है, तो उपदेश अगर दे रहे हैं तो वो भी आज्ञावाचक में आ गया। और अगर वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी तो ये, सॉरी ये गलत है, लेकिन परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा, ये यहाँ का आज्ञावाचक वाक्य। बड़ों का सम्मान करो, या फिर आज्ञा ले, क्या मैं कमरे में आ सकता हूँ, ये इस प्रकार के भी वाक्य, जो भी आज्ञा पर लेने के वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक होते हैं। इच्छा में हम क्या करते हैं? इच्छा में केवल अपनी इच्छा बताते हैं कि आज मेरा यहाँ जाने का मन है, वहां जाने का मन है। और शुभकामनाएं भी दे सकते हैं, आशीर्वाद भी दे सकते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जो जिनमें शुभकामनाएं, आशीर्वाद वगैरह देते हैं वो इच्छा वाक्य होते हैं। जैसे कि तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, सदा सुखी रहो, ऐसा कुछ अगर हम बोल रहे हैं, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, ये सब इच्छावाचक वाक्य। अगर संदेहवाचक वाक्य में बात करें तो यहाँ पर संदेह होता है, शक, या फिर ऐसी कंडीशन जिसमें हम पूरी श्योर ना हो कि क्या होने वाला है, वो हमारा संदेहवाचक वाक्य है। जैसे कि आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, हम पूरी तरह श्योर नहीं है, पूरी तरह इस पर हम सहमत नहीं है कि बारिश हो ही सकती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हाँ हो सकती है, तो यहाँ पर संदेह या संभावना का बोध हो रहा है, तो हम इसमें संदेहवाचक वाक्य रह सकते हैं। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है? इसमें एक शर्त, एक कंडीशन रखी जाती है। अगर एक शर्त को पूरा किया तभी वो दूसरी क्रिया होगी, अन्यथा वो क्रिया नहीं होगी। जैसे कि अगर यदि तुम परिश्रम करोगे, तो यहाँ पर एक कंडीशन रख दी कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी दूसरी क्रिया इस पर निर्भर करती है कि वो परिश्रम करेगा। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, यानी पिताजी अभी अच्छे होने की जो क्रिया है वो इस पर निर्भर कर रही है कि पिताजी अभी आएंगे। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होने की क्रिया वर्षा के अच्छे होने पर निर्भर करती है। तो जिस पे भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करे उसको हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं अर्थ की दृष्टि से। और ये ज्यादातर ये वाक्य मिश्र वाक्य जैसे दिख रहे हैं अगर रचना की दृष्टि से देखें। वाक्य का रूपांतर अगर देखेंगे तो सरल वाक्य से अपन जैसे मिश्र वाक्य बनाएंगे, हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, एकदम सरल वाक्य। अगर हम इसे संयुक्त बनाएंगे तो क्या कहेंगे? संकटों ने उसे हर तरह से घेरा, किंतु किंतु लगा दिया, और आपने देखा कि वह निराश नहीं हुआ। अब इसको अगर मिश्र वाक्य बनाएंगे, यद्यपि वह हर संकटों से घिरा था तथापि वह निराश नहीं हुआ, तो ये वाक्य कुछ परिवर्तन है।
अगर हम सरल वाक्य से सीधा मिश्र वाक्य बनाएंगे तो ये इसमें दिया गया है, उसने अपने मित्र को अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। एकदम सरल वाक्य है, तो मिश्र वाक्य बनाएंगे, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद उसने सॉरी उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसका मित्र का था। तो जो एक ऐसा शब्द है जो कि मिश्र वाक्य में बहुत आयात में प्रयोग लाते हैं। अच्छे लड़के पश्चिमी होते हैं, जो लड़के अच्छे होते हैं वो पश्चिमी होते हैं। ये भी आप देख सकते हो कि जो और वे जो होते हैं ये मिश्र वाक्य में आते हैं। अगर संयुक्त में बनाया जाए तो अस्वस्थ लेने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। तो वह अस्वस्थ था और इसलिए वह परीक्षा में सफल ना हो सका। तो और इसलिए ये आपके संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।